दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ ऐसे फोन्स की बात करने वाला हूँ जो काफी ज्यादा अंडररेटेड रह गए। यानी कि फोन्स में काफी दम था लेकिन लोग उनका जो ट्रू पोटेंशियल शायद एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पहले नंबर पे आता है गूगल का नेक्सस। देखा है तो गूगल नेक्सस बहुत कमाल का कंसेप्ट था जिसके अंदर गूगल सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई कंपनी उसका हार्डवेयर बनाएगी। चीज बहुत अच्छी चल रही थी, कई सालों तक एक से एक कमाल के फोन्स देखने को ले जहाँ पे हार्डवेयर भी सॉलिड था, कैमरास भी अच्छे होते और इवन सॉफ्टवेयर गूगल का आता था, मजा आता था। लेकिन फिर गूगल ने डिसाइड किया कि हमें यार किसी थर्ड पार्टी पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना फोन बना सकते हैं। और गूगल ने अपना पिक्सल ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जहाँ पे जैसे एप्पल अपना आईफोन बनाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खुद का होता है, वैसे गूगल भी अपना पिक्सल के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद का लेकर मार्केट में आ चुका है। लेकिन फिर भी जो गूगल पिक्सल है ना, वो मार्केट के अंदर वो अभी अचीव नहीं कर पाया है मुकाम जो दूसरी कंपनीज होती है वो अचीव कर चुकी है। लेकिन फिर भी गूगल पिक्सल हर साल आता है, हर साल उसकी बातें रहती है और धीरे धीरे काफी बड़ा कमबैक यहाँ पर हो रहा है। और इवन देखा तो टेंसर के कारण थोड़ा सा पीछे रहा। लेकिन अगर गूगल नेक्सस जैसी चीज को दोबारा से लेकर आए और हार्डवेयर ट्राई ना करे तो शायद एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। लेकिन मेरी नजर में गूगल नेक्सस थोड़ा सा अंडररेटेड तो था। इसके बाद यहाँ पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ सोनी एक्सपीरिया की। देखो सोनी एक्सपीरिया ऑफिशियल इंडिया में नहीं मिलता, बाहर जो सोनी के फोन्स मिलते हैं वो यार सोनी एक्सपीरिया के वो फोन्स है जो प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन है। लेकिन एक जमाने में एक्सपीरिया के काफी अच्छे फोन्स आते थे जिसके अंदर इवन 4K डिस्प्ले आता था, IP रेटिंग थी, प्रोसेसर अच्छा होता था, डेडिकेटेड कैमरास के बटन्स होते थे, कैमरा टेक्नोलॉजी में भी काम करते थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता। तो सोनी के फैंस सोनी एक्सपीरिया के फोन्स को लेना भी पसंद करते थे। लेकिन मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या, सोनी एक्सपीरिया मार्केट में चला नहीं और इसके फोन्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे और प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते थे। लेकिन सच बताऊं इनका ट्रू एक्सपीरियंस अंडररेटेड रह गया। अगर स्पेसिफिकेशन का अगर गेम हटा देते तो शायद सोनी एक्सपीरिया आज के समय में भी जिंदा रहता और शायद चाइनीज कंपटीशन को भी टक्कर दे रहा रहता अगर स्पेसिफिकेशन वाला गेम मार्केट में नहीं आता, क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस इन फोन्स का काफी अच्छा था एक्सपीरिया का। उम्मीद करता हूँ यार सोनी एक्सपीरिया इंडिया में फिर से अपनी एंट्री ले, मजा आ जाएगा। इसके बाद में बात कर सकता हूँ वन प्लस की नॉर्ड लाइनअप की। यार नॉर्ड एक ऐसी सीरीज थी यार जब 2020 में इसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। उसके बाद नॉर्ड के जो फोन्स थे वो भी यहाँ पे काफी अच्छे निकले थे। लेकिन मैं इसके CE सीरीज के बारे में नहीं बात कर सकता। CE सीरीज में इन्होंने सस्ते में बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कचरा कर दिया। लेकिन जो मेजर नॉर्ड सीरीज है वो अच्छी थी, जैसे कि नॉर्ड 1 अच्छा था, नॉर्ड 2 अच्छा था, 2T आया था, लास्ट ईयर जो नॉर्ड 4 आया था वो भी काफी अच्छे फोन्स थे। लिटरली मार्केट के अंदर एक अच्छा यूनिक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं बताऊं नॉर्ड सीरीज से वन प्लस को ना बजट सेगमेंट के अंदर एंट्री मिली, लेकिन बजट सेगमेंट के अंदर वो अपनी जो पोजीशन होती है वो होल्ड नहीं कर पाई क्योंकि कंपटीशन दूसरी जगह बढ़ गया और नॉर्ड लाइनअप वो जलवा नहीं दिखा पा रही अभी जो एक टाइम पे दिखाया करती थी। ये एक चीज है क्योंकि आप खुद देखिए कि वन प्लस यहाँ पे 5th 6th पे खेला करता था, सीधे 10th पोजीशन पर आ गया। इवन एप्पल जैसी कंपनी खुद वन प्लस से यहाँ पर आगे निकल गई इंडिया में। ये भी एक सरप्राइजिंग चीज है, इसलिए थोड़ा सा अंडररेटेड लगती है नॉर्ड लाइनअप अभी भी। इसको भी अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। और इसके बाद में बात करने वाला हूँ एसुस की। एसुस की ज़ेनफोन सीरीज काफी अच्छी लगती है, लेकिन ज़ेनफोन के लाइनअप के फोन्स बहुत लंबे समय से इंडिया में नहीं आ रहे। लेकिन ज़ेनफोन सीरीज के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पिछले कुछ सालों से लोग कॉम्पैक्ट फोन निकाल रहे थे। और सच बात बताऊं मार्केट में सिर्फ एसुस ही कंपनी बची थी जो छोटे फोन निकाल के अच्छा खेल रही थी, क्योंकि छोटे फोन को पकड़ना आसान है, सब आसानी से चला सकते हो, एक हाथ में आता है, पॉकेट में ज्यादा दिक्कत नहीं देता। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, ये स्मॉल फोन का जो कॉन्सेप्ट है ना ज्यादा टेक ओवर नहीं कर पाया। इवन 5.9 इंच के स्क्रीन साइज के साथ बहुत ही लिमिटेड फोन है। कॉम्पैक्ट फोन के नाम के आपको 6.1 इंच स्क्रीन साइज का फोन मिलता है। तो देखा जाए तो एसुस के फोन थोड़े से अंडररेटेड रह गए। अगर कॉम्पैक्ट फोन अगर मार्केट में थोड़े पॉपुलर होते और एसुस उसे और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता तो एक बहुत सही चीज होती है। और हाँ, एसुस की ज़ेनफोन की जो मैक्स वाली लाइनअप थी, मैक्स प्रो, M1 M2, वो तो कमाल के थे, वो तो कभी लेकर आई नहीं। और आज के समय में एसुस का फोकस थोड़ा सा लैपटॉप और PC और हार्डवेयर की तरफ है। यहाँ पे जो फोकस जो रहता है मोबाइल फोन की तरफ वो यहाँ पे काफी ज्यादा लूज कर चुकी है। ऐसी बात कर सकता हूँ नथिंग की। हालांकि नथिंग के फोन तो हमेशा ओवरहाइप्ड हो जाते हैं, लेकिन CMF मुझे काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा था, जहाँ पे फोन का बैक पैनल बदल सकते हैं, अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते हैं। हालांकि एक्सेसरीज बदलना लगाना थोड़ा सा हेडेक वाली चीज लगती है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो मुझे काफी सही लगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा फोन उन्होंने डिलीवर किया, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस उन्होंने क्लीन रखा, जो आमतौर पे 15,000 रुपए के फोन में आपको भी पता है कितने ज्यादा ब्लोटवेयर आने लगता है। लेकिन नथिंग वाले कम से कम अपने सॉफ्टवेयर को क्लीन रख रहे हैं, सॉफ्टवेयर में अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कैमरास में काम कर रहे हैं और ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और CMF यार सही रहा। मैं चाहता हूँ CMF फोन 2 में इसी चीज को आगे लेकर आया जाए, अफोर्डेबल प्राइसिंग में अच्छा पैकेज अगर क्रिएट किया जाए तो CMF बहुत सही चीज यहाँ पे हो सकता है। और इसके बाद अब मैं बात कर सकता हूँ लावा की। हालांकि लावा देखा जाए तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में इतनी सारी कंपनीज थी, कई सारी कंपनीज तबाह हो गई, लेकिन सिर्फ लावा ही जिंदा बची है। और ये भी देख के लगता है कि यार इंडिया में खुद की इंडियन फोन कंपनीज भी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो मार्केट में काम ही कैसे होगा। लावा के साथ एक बात है कि लावा को जो पूरा रीच
रेवोल्यूशन हुआ ना, वो हुआ था उसकी अग्नि सीरीज से। अग्नि पहला मेड इन इंडिया 5G फोन था जो इंडियन कंपनी ने इंडिया में निकाला था। हालांकि 5G फोन का प्रॉमिस तो माइक्रोमैक्स ने भी किया था, लेकिन उनके 5G फोन का क्या हुआ, कंपनी का क्या हुआ, आप भी अच्छे से जानते हो। लेकिन अग्नि सीरीज बहुत अच्छे तरीके से चली। अग्नि 2 में कर्व डिस्प्ले लाए। अग्नि 3 मेरे को बहुत सही फोन लगा था, जहां पे लिटरली सॉफ्टवेयर में काम किया, हार्डवेयर में काम किया, पीछे डबल डिस्प्ले लगाया और ओवरऑल पैकेज अच्छा किया, और देख के भी अच्छा लगा कि इंडियन कंपनी भी कुछ इनोवेटिव, कुछ नई चीजें लेकर आ सकती है। और यही चीज मुझे लावा के अग्नि सीरीज की बहुत पसंद है। हालांकि लावा का एक जोलो ब्रांड भी था जो मुझे उस जमाने में भी बहुत अच्छा लगता था। इंटेल के एटम प्रोसेसर पे फोन ला रहे थे, एनवीडिया के टेग्रा प्रोसेसर पे फोन ला रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो जोलो ब्रांड उन्होंने खत्म कर दिया और उसको शायद ही लोग वापस कभी लेकर आए। लेकिन लावा के साथ एक बात है कि अग्नि सीरीज थोड़ी सी अंडररेटेड है, इसको वो डिजर्व और वो प्रेज अभी मिली नहीं जैसा वो डिजर्व करती है। आप लोग बताइए कि अगर लावा अगर अग्नि सीरीज में और अच्छे फोन्स निकाले तो क्या आप उन्हें लोगे कि नहीं लोगे, या फिर किसी चाइनीज कंपनी या दूसरी कंपनीज के ऊपर जाओगे? क्योंकि लिटरली अब धीरे धीरे प्रोडक्ट अब उनके इस तरीके के बन रहे कि दूसरे कंपनीज के फोन से अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं बात कर सकता हूँ नोकिया की। देखो यार, नोकिया की लूमिया सीरीज बहुत अंडररेटेड थी, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि विंडोज फोन का जमाना आने वाला है। हालांकि लूमिया सीरीज के साथ एक बात ये थी कि फोन के अंदर जाइस के साथ उन्होंने काम करके कैमरास बहुत अच्छे बनाए थे। चाहे 41 MP कैमरा की बात करें, चाहे OIS कैमरा के बारे में बात करें, चीजें बहुत ज्यादा सुपीरियर थी, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। लेकिन वैसा जो ट्रेंड रहता ना, वो हम मिस करेंगे, क्योंकि यार वैसी चीजें दोबारा से नहीं आने वाली। क्योंकि उस जमाने में काम ऐसा होता था कि लगता था यार कि काम हो रहा है, और आज के समय में वही रिपीट वाली चीज है। और सच बताऊं, लूमिया सीरीज अगर मार्केट में टिक जाती, विंडोज फोन टिक जाते ना, मजा आता। क्योंकि सिर्फ एंड्रॉइड और iOS के बीच की लड़ाई रह गई, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता तो लोगों को एक ऑप्शन तो मिलता। क्योंकि जब तक लोगों को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तब तक यार मार्केट में इनोवेशन नहीं होता। नहीं तो आप देख सकते हैं कैसे डुओपोली हो जाती है और कई बार मोनोपोली भी हो जाती है मार्केट में। तो ये एक चीज है। और ऐसी अंडररेटेड फोन्स के बारे में बात करें तो ऑनर कंपनी के फोन थोड़े से अंडररेटेड है। ऑनर के साथ हुआवे की भी, क्योंकि हुआवे और ऑनर ऐसे फोन्स एक जमाने में बना रहे थे, और इवन मैं कहूंगा कि आज भी ऐसे फोन्स बनाते जो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी देते जो कभी भी दूसरी कंपनीज आने वाले सालों में देने का सोचेंगे, लेकिन हुआवे और ऑनर पहले ही देके रख चुके होते हैं। चाहे सिलिकॉन कार्बन बैटरी, स्लिमेस्ट फोल्डेबल ट्रिपल फोल्डिंग फोन, या फिर कैमरास में बात करें, हर जगह मचा रहे थे। लेकिन इंडिया में बताऊं इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज करके आ रहे थे। एच-टेक इनके फोन को बाहर से खरीद के इंडिया में बेच रहा था। इस वजह से लोगों को सर्विस की दिक्कत आई, प्राइसिंग की दिक्कत आई, क्योंकि ऑनर खुद ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब ऑनर की एंट्री दोबारा से इंडिया में हो सकती है, ऑनर कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर उसके जो सोशल हैंडल से सबके सब एक्टिव हो गए, और ऑनर ने MWC बार्सिलोना में ये कंफर्म किया कि वो आने वाले समय में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने वाले ग्लोबल एक्सपेंशन में। कहने का मतलब है कि हुआवे कंपनी तो इंडिया में शायद अपनी जगह ना बना पाए, लेकिन ऑनर इंडिया में शायद वापस आ सकती है और शायद एक बड़ा कमबैक हो सकता है। हालांकि ये बात अभी भी शायद है, क्या हो पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ऑनर जैसी कंपनी अगर इंडिया में और अच्छे तरीके से फोन आए, इंडिया में फोन को मैन्युफैक्चर करे, बनाए, तो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से हिलाया जा सकता है। बाय द वे, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। आपको कौन सा फोन अंडररेटेड लगा नीचे कमेंट बताना ना भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।